सृष्टि की शादी 2 साल पहले पुलकित से हुई थी। सृष्टि के पिता धीरज जी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सृष्टि की शादी भी उन्होंने अपने ही जैसे बड़े बिजनेस फैमिली में की थी। सृष्टि के सास ससुर साधना जी और पंकज जी भी बहुत अच्छे थे। सृष्टि का एक भाई था हेमंत, जिसकी शादी पूर्विका से हुई थी। पूर्विका भी एक बड़े बिजनेस फैमिली से आई थी, लेकिन वो बहुत ही घमंडी थी। पूर्विका को घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता था। उसे सिर्फ अपने फैशन, पैसों और दिखावे से मतलब होता था और रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका मायका था। बाकी किसी से उसे कोई मतलब नहीं था। खैर, सब अपने अपने घर में खुश थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सृष्टि बीच बीच में अपने मायके आ जाया करती थी, जैसे सब बेटियां आती हैं। उसकी माँ उषा जी अपने बेटी दामाद की अच्छी आवभगत करती थी, लेकिन पूर्विका को इतना घमंड था कि वो सृष्टि को अपने से कम आंकती थी। जबकि उसे सोचना चाहिए था कि जब उसके पिता ने अपनी बराबरी वाले घर में उसकी शादी की है, तो सृष्टि के पिताजी ने भी तो सृष्टि की शादी अपनी हैसियत के अनुसार बराबरी वाले घर में ही की होगी। इसकी वजह शायद ये थी कि सृष्टि उतना ज्यादा दिखावा नहीं करती थी और पूर्विका को ऐसा लगता था कि सृष्टि के पास ज्यादा कुछ है नहीं। खैर, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सृष्टि कोई बात दिल से नहीं लगाती थी। लेकिन सृष्टि की सास साधना जी को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि कभी कभी वो भी सृष्टि के साथ उसके मायके आती थी और वहां पर पूर्विका का घमंड देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता था। और वो सृष्टि से कहती थी, तुम्हारी भाभी को किस बात का घमंड है? किस मामले में हम तुम्हारे मायके वालों से कम हैं या तुम अपनी भाभी से कम हो? तुम उससे ज्यादा भारी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर मायके जाया करो, ताकि उसकी समझ में आए कि हम कौन हैं। लेकिन सृष्टि कहती, कोई बात नहीं मम्मी जी, जाने दीजिए। जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही तो करेगा। और बात आई गई हो जाती थी। पूर्विका और हेमंत की शादी को करीब 2 साल बीत चुके थे और उनका एक बच्चा भी हो चुका था। इसी बीच सृष्टि के पिता धीरज जी को पैरालिसिस का अटैक आया और वो बिस्तर पर पड़ गए। वो पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे और पता नहीं कब ठीक होते। सृष्टि की मम्मी उषा जी दिन भर अपने पति की सेवा में ही रह जाती थी और उनका किसी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सारा बिजनेस हेमंत के हाथों में जा चुका था। तो अब तो पूर्विका और भी ज्यादा बदतमीज हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो घर की मालकिन बन चुकी है और हेमंत उसका पति, घर का मालिक। क्योंकि पिताजी के ठीक होने की गुंजाइश बहुत ही कम थी। सृष्टि कभी कभी अपने पिताजी से मिलने मायके आती, लेकिन पूर्विका का रवैया ज्यों का त्यों रहता था। बल्कि अब तो और खराब स्थिति हो गई थी, क्योंकि पहले जब सृष्टि आती थी तो माँ उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब माँ खुद परेशान रहती थी उसके पिताजी की वजह से। तो वो सृष्टि और पुलकित की क्या ही आवभगत कर पाती। सृष्टि और पुलकित इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। साधना जी और पंकज जी को ये सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि एक बेटी अपने माता पिता के लिए मायके में अपमान बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते थे। खैर, दिन ऐसे ही बीत रहे थे और हेमंत के बेटे का पहला जन्मदिन पड़ा, जिसे हेमंत और पूर्विका बहुत ही करीबी रिश्तेदारों के साथ मना रहे थे, क्योंकि घर में धीरज जी की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खैर, तबीयत तो अब ऐसी ही रहती, तो बच्चे का बर्थडे मनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बर्थडे में सृष्टि को भी पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया गया था। वक्त पर सृष्टि और पुलकित अपने माँ पिताजी यानी कि साधना जी और पंकज जी के साथ सृष्टि के मायके पहुंचे। सृष्टि की माँ उषा जी तो पहले से ही अपने पति धीरज जी की तबीयत से परेशान थी और वो उन्हीं में व्यस्त थे, इसलिए वो मेहमानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही वो खुद ढंग से तैयार हुई थी। सृष्टि भी बहुत साधारण तरीके से आई थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और माँ की हालत भी अच्छी नहीं थी। तो सृष्टि का दिल ही नहीं किया था सजने संवरने का। लेकिन पूर्विका ने बहुत भारी ज्वेलरी पहन रखी थी
और बहुत दिखावा कर रही थी। पूर्विका के मायके वाले भी बहुत बन ठन कर आए थे और पूर्विका अब बात बात में सृष्टि का मजाक उड़ा रही थी और दिखावा कर रही थी कि सृष्टि के पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब घर से है। लेकिन सृष्टि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। पर साधना जी और पंकज जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। साधना जी ने एक दो बार सृष्टि से बोला भी कि अपनी माँ से बोल दो पूर्विका को कंट्रोल में रखें, वरना अभी यहीं पर तमाशा हो जाएगा। हिम्मत कैसे हो रही है मेरी बहू के बारे में ऐसी बकवास करने की। लेकिन सृष्टि ने अपनी सास को समझा दिया कि उसकी मम्मी की हालत देखें, वो किस हालत में है। पापा को लेकर परेशान है अभी। क्या वो अभी पूर्विका जैसी अड़ियल बिगड़ैल और जिद्दी लड़की के मुंह लग पाएंगी। ये बात साधना जी भी अच्छे से समझती थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोला कि तुम्हारा भाई भी तो तुम्हारी भाभी की तरह नीच हो गया है। उसके मुंह पर उसकी बहन और उसके ससुराल वालों की बेइज्जती उसकी बीवी कर रही है और उसके मुंह में जबान नहीं है। क्या उसे नहीं पता हम कौन हैं और तुम्हारे पास क्या है। लेकिन फिर उषा जी का मुंह देखकर साधना जी चुप हो गईं, क्योंकि उषा जी का दर्द उन्हें साफ दिखाई पड़ रहा था और उन्हें ये भी पता था कि अभी अगर यहाँ उन्होंने कोई बवाल कर दिया तो बाद में उसका अंजाम उषा जी और धीरज जी को भुगतना पड़ेगा। खैर, इसी तरह से पार्टी चल रही थी और इसी बीच पूर्विका ने एक नया ड्रामा करने की सोची, क्योंकि उसे सृष्टि से कुछ ज्यादा ही नफरत थी। वो इस घर की इकलौती मालकिन बनकर रहना चाहती थी और सृष्टि जब भी इस घर में आती थी उसे लगता था वो क्यों इस घर में आती है, अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। वो सृष्टि को नीचा दिखाना चाहती थी, इतना नीचा कि वो फिर कभी सर उठाकर जी न सके। एकाएक पूर्विका ने हंगामा शुरू कर दिया कि उसका एक बहुत महंगा डायमंड का सेट गुम हो गया है। पूरी पार्टी में हल्ला मच गया कि पूर्विका का डायमंड सेट खो गया है और कहीं नहीं मिल रहा। सृष्टि और उसके सास ससुर भी हैरान थे कि यहाँ पर तो बिल्कुल करीबी घर के ही लोग हैं, यहाँ चोरी कौन करेगा। क्योंकि धीरज जी की तबीयत की वजह से पार्टी में गिने चुने करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। अब तो पूर्विका ने बदतमीजी की सारी हद पार कर और कह दिया, मेरे मायके में तो किसी बात की कोई कमी है नहीं कि मेरे मायके से ऐसी हरकत कोई करेगा। ये जरूर सृष्टि का ही काम होगा। बेचारी के पास ढंग के गहने तो है नहीं पहनने को, और मुझे देखकर इसका मन करता होगा कि ये भी महंगे महंगे डायमंड के सेट पहने तो हाथ साफ कर लिए होंगे। ये सुनते ही साधना जी और उषा जी आग बबूला हो गई। उषा जी ने बोला, पूर्विका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सृष्टि के बारे में ऐसा बोलने की। सृष्टि मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है। तुम्हें लगता है उसके पास किसी बात की कोई कमी होगी। मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगी। लेकिन तब तक धीरज जी भी ये सुनकर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उषा जी मजबूर होकर फिर अपने पति को संभालने में लग गई। लेकिन साधना जी को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने पूर्विका से बोला, औकात नहीं है तुम्हारी मेरी बहू से इस तरह की बात करने की। हेमंत, अपनी पत्नी को समझा दो कि अपनी हद में रहे। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना कि हम कौन हैं, और ये खड़ी यहाँ पर बकवास कर रही है। हिम्मत कैसे हुई इसकी सृष्टि के बारे में ऐसा बोलने की। पूर्विका ने नहीं सोचा था कि साधना जी इस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो अक्सर सृष्टि को कुछ ना कुछ बोलकर ताना मार ही दिया करती थी और सृष्टि कभी पलटकर जवाब नहीं दिया करती थी। लेकिन आज बात बढ़ गई थी, क्योंकि आज पूर्विका ने बात ही ऐसी कर दी थी। पुलकित को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने भी हेमंत से कहा, भाभी को समझा दो कि अपनी हद में रहें, नहीं तो मैं हद में रहना सिखा दूंगा अगर आइंदा मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोला तो। ये सुनकर पूर्विका को और भी जोर का गुस्सा आया और उसे लगा कि पुलकित और उसके घर वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि उसे पलटकर जवाब दे रहे हैं। अगर इतनी ही दौलत है और तुम्हारी सृष्टि ने मेरा डायमंड सेट नहीं चुराया तो कभी ढंग के जेवर पहनकर मायके क्यों नहीं आई। होंगे तब तो पहनेगी। अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी।
साधना जी कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी पंकज जी ने साधना जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, घर चलो, ऐसे नीच लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, और ऐसे आदमी के तो बिल्कुल नहीं, जिसकी पत्नी उसके सामने ही घर आए मेहमानों की, बल्कि उसके घर के दामाद और बेटी की बेइज्जती कर रही है। और उस आदमी के मुंह में जबान नहीं है। पता नहीं हेमंत पूर्विका को कुछ क्यों नहीं बोल रहा था। शायद उसे भी पूर्विका की तरह वहम हो गया था कि सृष्टि और पुलकित उसके आगे कुछ भी नहीं, और अब उसकी बहन उसके स्टेटस की नहीं है, बल्कि उसके ससुराल वाले उसके स्टेटस के हैं। इसलिए वो भी घमंड में चूर था और सोचता था, जो हो रहा है होने दो, कम से कम इसी बहाने सृष्टि और उसके ससुराल वालों से छुटकारा तो मिल जाएगा। वैसे भी अब मम्मी पापा की क्या चलने वाली है, सब कुछ तो अब मेरे और पूर्विका के हिसाब से ही होगा। खैर, पंकज जी और साधना जी बाकी घर वालों को साथ लेकर अपने घर आ चुके थे, और सच में इस बार पूर्विका ने हद कर दी थी। उधर उषा जी और धीरज जी भी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए अफसोस कर रहे थे, और सोच रहे थे, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पूर्विका को अपने घर की बहू बनाकर ले आए थे, जिसने आते ही पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दिया, सारे रिश्तों को तार तार कर दिया। और अब धीरज जी के ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। पर उषा जी अब इन पचड़ों में अधिक पड़ना नहीं चाहती थी, नहीं तो उनकी तबीयत भी खराब होने लगती। फिर वो धीरज जी को कैसे संभालती। थोड़ी देर के बाद उषा जी ने सृष्टि को फोन किया और उसकी सास से माफी मांगने लगी। लेकिन साधना जी ने कहा, उषा जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। मुझे पता है आपको ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ये भी पता है कि आप किस मजबूरी में चुप रही, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करती अपनी बहू के साथ और आपकी तबीयत बिगड़ती, तो फिर धीरज जी का ख्याल कौन रखता। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पर हाँ, अगर पूर्विका ने आगे और भी बेइज्जती की, तो इस बार आपकी बहू को उसकी औकात में दिखाकर रहूंगी। उषा जी को पता था कि साधना जी कुछ भी गलत नहीं बोल रही हैं। साधना जी ने आगे बोला, बस उस वक्त आप ऐसे ही चुप रहिएगा और कुछ भी रिएक्ट मत कीजिएगा जैसे आज थी। आप बस भाई साहब का ख्याल रखिएगा और अपने काम से काम रखिएगा। अब आपकी बहू को मैं सीधा करके दिखाती हूँ, बस अब वो कोई गलती तो करे। उषा जी ने बोला, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। वैसे भी आज उसने सारी हदें पार कर दी हैं, तो उसे सबक मिलना जरूरी है। साधना जी ने सृष्टि से बोला, सृष्टि, अगर अब पूर्विका ने कोई भी खुराफात की ना, तो देखना मैं उसका क्या अंजाम करती हूँ। और तुमसे एक बात कह रही, माना कि तुम सीधी साधी हो, लेकिन अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे ना, तो एक बार हथौड़ा मारकर उसे खत्म ही कर दो, तभी इस समाज में रह पाओगी। आज कितनी घटिया हरकत की तुम्हारी भाभी ने, तुम्हें वहीं उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। तुम शुरुआत तो कर दी, उसके आगे तो मैं देख लेती। सृष्टि ने कहा, मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। साधना जी ने बोला, मैं तो इंतजार कर रही कि पूर्विका फिर कुछ करे, बस मुझे एक मौका मिले, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती। खैर, ये मौका साधना जी को अगले दिन ही मिल गया, क्योंकि पूर्विका ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में और अपने फेसबुक पोस्ट में सृष्टि की फोटो के साथ ये लिखकर लगा रखा था कि आजकल की बेटियां मायके में चोरी करने से भी बाज नहीं आती। अपने शौक पूरे करने के लिए भाभी के जेवर चुरा लो, अच्छा तरीका है। और फिर खुद मासूम बन जाओ और कह दो कि हमें कुछ नहीं मालूम। ये देखकर साधना जी का माथा ठनक गया कि पूर्विका की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने सृष्टि की बेइज्जती करने के लिए सोशल साइट्स का सहारा ले लिया। पता नहीं कितने लोगों ने उसका व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पोस्ट देखा होगा। हेमंत को भी नहीं पता था कि पूर्विका ने ऐसी कोई खुराफात कर दी है। और जैसे ही हेमंत ने सब कुछ देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, पूर्विका, तुम पागल हो क्या? इस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पर
सृष्टि की फोटो लगाकर इस तरह की बातें लिखना, बात बहुत बढ़ जाएगी। क्यों फालतू का बखेड़ा करना चाहती हो? तुरंत डिलीट करो इसे। तब तक उषा जी को भी इसके बारे में पता चल चुका था और उन्होंने भी घर में हंगामा मचा दिया और बोला, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है खुद को? इस घर के मालिक मालकिन हो गए हो। भूलो मत, सारा बिजनेस अभी भी पापा के नाम पर है और उसमें सृष्टि का भी बराबर का हक है। अगर यही हाल रहा ना, तो मैं आधा बिजनेस सृष्टि के नाम कर दूंगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी हमारी उम्र हो चुकी है, हमारा जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि तुम लोग सारी सीमाएं पार कर चुके हो। हेमंत, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि सृष्टि के ससुराल में हमसे कम पैसे नहीं हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं। तुम्हारे ससुराल वालों से भी ज्यादा संपन्न हैं वो लोग, लेकिन फिर भी तुम्हारी बीवी हवा में उड़ती है। पता नहीं किस घमंड में जीती है। अब तक तो वो जो कुछ करती थी इस घर की चार दीवारी के अंदर करती थी। अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मेरी बेटी के बारे में अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखेगी। उसकी हिम्मत इतनी हो गई। पूर्विका ने कहा, मेरा फेसबुक है, मेरा व्हाट्सएप है, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। उषा जी ने बोला, तुम्हारा फेसबुक है, तुम्हारा व्हाट्सएप है, तुम लिख सकती हो, लेकिन तुम मेरी बेटी का फोटो नहीं लगा सकती। तुम्हें क्या हक है उसका फोटो कहीं पर भी लगाने का? और तुम्हें पता भी नहीं है कि सृष्टि किस घर से है। आज तुमने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और अब मुझे कुछ कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। अब मेरे बिजनेस का बराबर बराबर बंटवारा होगा। देखती हूँ मुझे कौन रोक लेगा। बोलकर उषा जी वहां से चली गई। हेमंत ने कहा, पूर्विका, आज तो तुमने सारी हदें पार कर ली। आज तो मम्मी भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। चलो, मम्मी तो अभी गुस्से में है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद उनका दिमाग बदल जाए, लेकिन जब सृष्टि के ससुराल वाले ये सब कुछ देखेंगे तो क्या होगा? तुमने सोचा है? पूर्विका बोली, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, किसी की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। हेमंत बोला, चुपचाप पहले सारी पोस्ट डिलीट करो, मुझे और कोई बवाल नहीं चाहिए। हेमंत अभी भी इन सारी बातों को बहुत हल्के में ले रहा था और पूर्विका भी। पूर्विका ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन पूर्विका और हेमंत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। साधना जी तो पहले से ही ताक में थी कि उन्हें एक मौका मिले, फिर वो पूर्विका को अच्छा सबक सिखाएंगी। 2 दिनों के बाद पूर्विका के घर पर कोर्ट का एक नोटिस पहुंचा, जिसमें सृष्टि की मानहानि करने के लिए 2 करोड़ रुपए मुआवजे का जिक्र किया गया था। ये सब कुछ देखकर पूर्विका की हालत खराब हो गई और उसने हेमंत को सब कुछ दिखाया। हेमंत हैरान हो गया और उसने पुलकित को फोन लगाया। पुलकित ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी की सोशल प्लेटफॉर्म पर बेइज्जती की, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। पूर्विका ने कहा, मैंने पोस्ट उसी दिन डिलीट कर दी थी। पुलकित बोला, लेकिन तब तक काफी लोगों ने पोस्ट देख ली थी, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। तुम्हें कोई हक नहीं था सृष्टि की फोटो का इस्तेमाल करने का। तुम्हारा अकाउंट है, तुम जो चाहे करो, लेकिन तुम किसी की पर्सनल फोटो अपने अकाउंट में उसकी मर्जी के बिना अपलोड नहीं कर सकती। और अब तुम केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पुलकित ने फोन काट दिया। हेमंत और पूर्विका को उम्मीद नहीं थी कि इस बात को इतना बड़ा तूल दे दिया जाएगा। साधना जी ने शहर का सबसे बड़ा वकील हायर किया था पूर्विका के खिलाफ, और उस वकील ने मानहानि का तगड़ा केस लगाया था कि या तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए या फिर पूर्विका सृष्टि की मानहानि करने के लिए सामाजिक रूप से सृष्टि के पैर पकड़कर माफी मांगे। अब तो पूर्विका पूरी तरह फंस चुकी थी। पूर्विका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने भी कई वकीलों से बातचीत की, लेकिन सारे वकीलों का साफ कहना था कि आपने गलती की है उनकी फोटो का इस्तेमाल करके। सारे स्क्रीनशॉट उन्होंने रखे हुए होंगे और डिटेल तो वैसे भी निकल ही आएगी कि आपने कब क्या लगाया है। और आपने इतने गंदे गंदे शब्द लिखे हैं कि आपको तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। साधना जी की एक ही शर्त थी कि या तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे,
या पूर्विका सारे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर सृष्टि के पैर पकड़कर माफी मांगे। 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी, जो कि इतनी आसानी से दे देना संभव नहीं था। पूर्विका और हेमंत ने अपनी माँ उषा जी से इस बारे में बात की तो उषा जी ने बोला, मैंने तो उस दिन भी कुछ नहीं बोला था जब तुम दोनों सृष्टि और उसके ससुराल वालों की बेइज्जती कर रहे थे, और मैं आज भी कुछ नहीं बोलूंगी। गलती तुमने की है, अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। पूर्विका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साधना जी अपनी बहू की इज्जत के लिए इस हद तक जा सकती हैं। उसने साधना जी को फोन किया और उनसे माफी मांगने लगी। साधना जी ने कहा, मुझसे माफी मांग के कोई फायदा नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी बदतमीज हो, लेकिन तुमने जब तक घर के अंदर सारी खुराफातें की तो मैंने साधना जी और धीरज जी के बारे में सोचकर सब कुछ अनदेखा कर दिया। लेकिन इसी वजह से तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो अब तुम अपने मायके के पूरे खानदान को जमा कर लो, जिसे जिसे बुलाना है बुला लो। मैं पीछे नहीं हटने वाली। पानी की तरह पैसे बहा दूंगी, लेकिन तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाकर रहूंगी। बहुत घमंड है ना अपने पैसों का। अब मैं दिखाती हूँ पैसे की पावर क्या होती है, और हमारे पास कितने पैसे हैं। तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकाल दी तो मैं सृष्टि की सास नहीं। पूर्विका बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी, और अब उसके वकील ने साफ साफ बोल दिया था, या तो आप 2 करोड़ रुपए देकर मामला खत्म करवा लो, या तो वीडियो में सृष्टि के पैर पकड़कर उससे माफी मांग लो और वो वीडियो अपनी सोशल साइट्स पर पोस्ट करो। और कोई रास्ता नहीं बचा है। सामाजिक रूप से बेइज्जती की है तो सामाजिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ेगी। पूर्विका ने हेमंत से कहा, मैं तुम्हारी बहन से किसी कीमत पर माफी नहीं मांगने वाली। समझ क्या रखा है उसने। तुम 2 करोड़ रुपए दे दो। हेमंत बोला, 2 करोड़ रुपए बिजनेस से निकाल लिए तो बिजनेस में बहुत घाटा हो जाएगा। तब तक उषा जी ने बोला, और वैसे भी बिजनेस से तुम इतनी बड़ी रकम पापा और मेरी मर्जी के बिना नहीं निकाल सकते। और अब हमने ऐसे कागज तैयार करवा लिए हैं कि बिजनेस का कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम्हें सृष्टि की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी इसमें बराबर की हकदार है। तो तुम बिना सृष्टि की मर्जी के भी बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकते। पूर्विका ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। हमारे घर में रहती हैं, हमारा खाती हैं और अपनी बेटी के गाने गा रही हैं। उषा जी ने आज बहुत तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहती, तुम दोनों मेरे घर में रहते हो, और हम लोग तुम्हारा नहीं खाते, तुम दोनों हमारा खा रहे हो। तो आगे से अपनी हद में रहना। अगर तुम अपना ये गंदा दिमाग इतने गंदे तरीके से नहीं चलाती ना, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। सृष्टि की शादी हमने बहुत बड़े घर में की है, और उसका बिजनेस हमारे बिजनेस से बड़ा है। ये बात शायद तुम कभी हजम नहीं कर पाई कि सृष्टि इतने साधारण तरीके से क्यों रहती है, और तुम्हें लगता था कि वो एक गरीब घर में ब्याही गई है, उसकी हैसियत तुमसे कम है। आज उसकी सास ने अपनी हैसियत दिखा दी ना तुम्हें, और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और कोई भी सास अपनी उस बहू के लिए जिसने हर कदम पर अपने ससुराल वालों का साथ दिया हो, ऐसा कदम उठाएगी ही। कहकर उषा जी वहां से चली गई। पूर्विका ने अपने मायके वालों से पैसे की मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई भाभी और माँ बाप साफ मुकर गए और बोले, ये रायता तुमने फैलाया है, अब तुम ही इसे समेटो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी 2 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। तुझे ही तो बहुत शौक था बात बात पर अपनी ननद की बेइज्जती करने का, तो अब भुगत। पूर्विका को समझ में आ चुका था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय सृष्टि के पैर पकड़कर माफी मांगने के, और उसका वीडियो बनाकर 24 घंटे का स्टेटस लगाने के। आखिर कानूनी पचड़ों से बचने के लिए यही एक उपाय था, क्योंकि अगर पूर्विका इसे नहीं मानती तो शायद साधना जी के वकील उसके लिए आगे और बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते। पूर्विका ने सृष्टि से माफी मांगने की सोच ली और वो सृष्टि के ससुराल पहुंची। आज पहली बार पूर्विका सृष्टि के ससुराल पहुंची थी,
और उसका ससुराल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खुद को अमीर घर की बहू समझती थी, पर सृष्टि का ससुराल उसके खुद के ससुराल से बहुत बड़ा था और बहुत ही आलीशान बना हुआ था। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। पूर्विका को अंदाजा हो चुका था कि सृष्टि उससे कहीं अधिक अमीर है। पूर्विका ने बोला, मैं अपनी गलती मानती और मैं तुमसे माफी मांगने आई, और वो स्टेटस वीडियो के रूप में मैं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगा दूंगी। मुझे इस कानूनी लफड़े में नहीं पड़ना। सृष्टि ये सब कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ भी हो, आखिर पूर्विका और हेमंत उसके भाई भाभी हैं। लेकिन इस बार साधना जी ने सृष्टि को साफ बोल दिया, बहुत हो चुका। अब तक वो तुम्हारी बेइज्जती अपने घर के अंदर कर रही थी, लेकिन इस बार उसने सोशल प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी इज्जत उछाली है, और तुम्हारी फोटो सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम हमारे घर की बहू हो, तो बेइज्जती तुम्हारी नहीं हमारी हुई है, और उसका खामियाजा तो पूर्विका को भुगतना ही पड़ेगा। पूर्विका ने सृष्टि के पैर पकड़कर उससे माफी मांगी और उसका वीडियो बनाकर 24 घंटे के लिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दिया। आज साधना जी ने पूर्विका को उसकी औकात दिखा दी थी, और साथ ही साथ समझा दिया था कि हद से ज्यादा घमंड एक न एक दिन टूटता जरूर है। पूर्विका को भी समझ में आ चुका था कि कब कहाँ कितना बोलना है और कितना मर्यादा में रहना है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सृष्टि को नीचा दिखाने के लिए वो जो कांड कर रही है, वो उसे ही इतना नीचा दिखा देगा। 24 घंटे के बाद स्टेटस तो डिलीट हो चुका था, लेकिन उस स्टेटस को उन लोगों ने भी देखा जो कभी भी पूर्विका का स्टेटस नहीं देखते थे, और साधना जी के दिल को आज सुकून मिल रहा था। उन्होंने सृष्टि से कहा, इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। मेरी जैसी बन जाओ, जिंदगी आराम से कट जाएगी। क्योंकि पूर्विका जैसे लोग तो आगे भी जिंदगी में मिलते ही रहेंगे, पर उन्हें उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लगातार तुम्हारा बुरा कर रहा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, क्या साधना जी ने पूर्विका के साथ सही किया, या उन्हें पूर्विका को एक मौका और देना चाहिए था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।